आगे द्वारा लिखी हुई कहानी खितिन बाबू। सुनिएगा। वो चेहरे, कौन से चेहरे, कौन सा चेहरा जो जीवन भर चेहरों की स्मृतियां संग्रह करता आया है। उसके लिए ये बहुत कठिन है कि किसी एक चेहरे को अलग निकाल कर कह दे कि ये चेहरा मुझे नहीं भूलता, क्योंकि जिसने भी जो चेहरा वास्तव में देखा है, सचमुच देखा है, वह उसे भूल नहीं सकता। फिर वह चेहरा मनुष्य का ना होकर चाहे पशु पक्षी का ही क्यों ना हो। यूरोपीय को हर हिंदुस्तानी चेहरा एक जान पड़ता है, हिंदुस्तानी को हर फिरंगी का चेहरा एक, मानव को सब पशु एक से दिखते हैं। वह भी एक तरह का देखना ही है। लेकिन जिसने सचमुच कोई भी चेहरा देखा है, वह जानता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है और हर चेहरा स्मरणीय। सवाल यही है कि हम उसके विशिष्ट पहलू को देखने की आंखें रखते हों। मैं भी जब किसी एक चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, तो और अनेक चेहरे सामने आकर उल्हाना देते हैं। क्या हम नहीं, क्या हमें तुम भूल गए हो? उनमें पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं। इधर प्राणियों में घोड़े हैं, कुत्ते हैं, तोते हैं, एक गिलहरी है जो मैंने पाली थी और मेरी जेब में रहती थी। एक मुनाल है जो मेरी गोली से घायल होकर चीखता हुआ मीलों दौड़ा था। एक कुत्ता है जो मेरी बीमारी में मेरे सिरहाने बैठकर आंसू गिराता था। एक टूटी चोंच और कटे पंख वाला कौवा है जो मुल्तान जेल में मेरा दोस्त बना था और परकटे नाम से पुकारने पर आधा उड़ता और चमकता हुआ आकर हाजिर हो जाता था। कहाँ तक गिनाया जाए? पेड़ पौधों के हम चेहरे नहीं मानते, नहीं तो शायद वे भी सामने आ खड़े होते। मेरी सहानुभूति उतनी दूर तक शायद नहीं है, लेकिन चेहरों का मेरे पास यथेष्ट संग्रह है, सभी अद्वितीय, सभी स्मरणीय। अगर एक चुनता हूं तो किसी असाधारणत्व के लिए नहीं, चुनता हूं एक अत्यंत साधारण व्यक्ति का अत्यंत साधारण चेहरा, क्योंकि यही तो मैं कहना चाहता हूं। असाधारण ही स्मरणीय नहीं है, हर गुदड़ी में लाल है, जरा उसे लौट कर झांकने का कष्ट तो करो। वो चेहरे, वह एक चेहरा, खितिन बाबू का चेहरा न सुंदर था, न असाधारण, न वह बड़े आदमी ही थे। साधारण पढ़े लिखे, साधारण क्लर्क। मैंने पहले पहलू ने देखा तो कोई देखने की बात उनमें नहीं थी, इतना ही कि औरों से कुछ कम उनके पास देखने के लायक था। चेचक के दागों से भरे चेहरे पर एक आंख गायब थी और एक बांह भी नहीं थी। कोट की आस्तीन पिन लगाकर बदन के साथ जोड़ दी गई थी। काने का अपशगुन तो मानते हैं, अति चतुर भी मानते हैं, पर खितिन बाबू की हंसी में एक विलक्षण खुलापन और रिजुता थी। इसलिए बाद में औरों से उनके बारे में पूछा तो मालूम हुआ आंख बचपन में चेचक के कारण जाती रही थी, बांह पेड़ से गिरने पर टूट गई थी और कटवा देनी पड़ी। उनके हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की सभी प्रशंसा करते थे। मेरी उनसे भेंट अचानक एक मित्र के घर हो गई थी। मैं दौरे पर जाने वाला था, इसलिए दोस्तों से मिल रहा था। 2-3 महीने घूम घाम कर फिर आया, लेकिन खितिन बाबू के दर्शन कोई 6 महीने बाद उन्हीं के मित्र के यहाँ हुए। अब की बार उनकी एक टांग भी नहीं थी। रेलगाड़ी दुर्घटना में टांग कट जाने से वे अस्पताल में पड़े रहे थे। वहां से बैसाखियों का उपयोग सीखकर बाहर निकले थे। उनके लिए घटना पुरानी हो गई थी, मेरे लिए तो एक नई सूचना थी। मैं सहानुभूति प्रकट करना चाहता था, पर झिझक भी रहा था, क्योंकि किसी की असमर्थता की ओर इशारा भी उसे असमंजस में डाल देता है कि उन्होंने स्वयं हाथ बढ़ाकर पुकारा, आइए आइए, आपको अपने नए आविष्कार की बात बतानी है। उनसे हाथ मिलाते हुए समझ में आया कि एक अवयव के चले जाने से दूसरे की शक्ति कैसे दुगनी हो जाती है। वैसी जोर की पकड़ जीवन में एक आध बार ही किसी हाथ से पाई होगी। मैं बैठ ही रहा था कि वो बोले, देखा आपने कितना व्यर्थ बोझा आदमी ढोता चलता है। मैंने टॉन्सिल कटवाए थे, कोई कमी नहीं मालूम हुई। अपेंडिक्स कटवाई, कुछ नहीं गया, केवल उसका दर्द गया। भगवान उगड़दानी है ना, सब कुछ फालतू देते हैं। 2 कान, 2 हाथ, 2 आंखें, अब जीभ भी तो है। आप ही बताइए, आपको कभी स्वाद लेने के साधन की कमी मालूम हुई है? मैं अवाक उन्हें देखता रहा, पर उनकी हंसी सच्ची हंसी थी और उनकी आंखों में जीवन का जो आनंद चमक रहा था,
उसमें कहीं अधूरेपन की पंगुता की छाई नहीं थी। उन्होंने शरीर के अवयवों के बारे में अपनी एक अद्भुत थ्योरी भी मुझे बताई थी। ये ठीक याद नहीं कि वह इसी दूसरी भेंट में या और किसी बार, लेकिन थ्योरी मुझे याद है और उनका पूरा जीवन उनका प्रमाण रहा। वैसे शायद बताई होगी उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके 2-3 किश्तों में। तीसरी बार मैंने देखा तो वे दूसरी वहां भी खो चुके थे। मालूम हुआ कि रिक्शे से उतरते समय गिर गए थे, कोहनी टूट गई थी और फिर घाव दूषित हो गया, जिससे कोहनी से कुछ ऊपर से वहां काट दी गई। इस बार भी भेंट तो उन्हीं मित्र के यहाँ हुई, मगर उनकी बैठक में नहीं, उनके रसोई घर में। मित्र पत्नी भोजन बना रही थी और कीतिन बाबू एक मूड़े पर बैठे हुए बताए जा रहे थे कि कौन व्यंजन कैसे बनेगा। वे खाने के शौकीन तो थे ही, खिलाने का शौक उन्हें और भी अधिक था और पाक विद्या के आचार्य थे। मेरे मित्र ने उनकी दावत की थी। दावत का उपलक्ष्य बताया नहीं गया था, लेकिन था यही कि कितिंदा बच गए और अस्पताल से लौट आए, क्योंकि इस बार कई दिन तक उनकी स्थिति संकटापन्न रही थी। कितिंदा भी इस बात को समझ गए थे, तभी उन्होंने कहा था, दावत रही और तुम्हारे यहाँ ही रहा, पर दूंगा मैं और सब कुछ मैं ही बनाऊंगा। और खुलासा ये किया कि वे रसोई घर में बैठकर सब कुछ अपनी देखरेख में बनाएगी गृह पत्नी, मगर विधान कितिन बाबू का होगा। मित्र ने ये बात सहर्ष मान ली। कितिन बाबू का उत्साह इतना था कि वही सबके लिए सहारा बन जाता था। मैं एक मूढ़ा लेकर उनके पास बैठ गया। निमंत्रण मुझे भी बाहर ही मिल चुका था। मैंने गृहपत्नी से पूछा, क्या बना रही है? तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं क्या बना रही हूँ, बना तो कितिंदा रहे हैं। इस पर कितिंदा बोले, हाँ, मेरा छुआ आप खा तो लेंगे ना? और ठहाका मारकर हंस दिए। उनका छुआ आप तो लेंगे ना? उनका छुआ हुआ जिनके दोनों हाथ न दारद। फिर बोले, आपने भोजन विलासी और शैया विलासी की कहानी सुनी है? मैंने नहीं सुनी थी। वे सुनाने लगे। एक राजा के पास 2 व्यक्ति नौकरी की तलाश में आए। पूछने पर एक ने कहा, मैं भोजन विलासी हूँ। यानी राजा जो भोजन करेंगे उसे पहले चक्कर वह बताएगा कि भोजन राजा के योग्य है या नहीं। जांच के लिए उसी दिन का भोजन लाया गया। थाली पास आते ना आते भोजन विलासी ने नाक बंद करते हुए चिल्लाकर कहा, ले जाओ, इसमें मुर्दे की बू आती है। बहुत खोज करने पर मालूम हुआ जिस खेत के धान से राजा के लिए चावल आए थे, उसके किनारे के पेड़ में से एक मरा हुआ पक्षी टंगा था। भोजन विलासी को नौकरी मिल गई। शैया विलासी ने बताया कि वह राजा के बिछोने की परीक्षा करेगा। उसे शयन कक्ष में ले जाया गया। मखमली गद्दे पर जरा बैठा था कि कमर पकड़कर चीखता हुआ उठ खड़ा हुआ। अरे रे, मेरी तो पीठ में बल पड़ गया, क्या बिछाया है किसी ने? सबने देखा, कहीं कोई सलवट तक न थी। सब गद्दे वद्दे उठाकर झाड़े गए। कहीं कुछ न था जो विलासी की कमर में चुभ सकता, पर हाँ, आखिरी गद्दे के नीचे एक बाल पड़ा हुआ था। इस प्रकार शैया विलासी को भी नौकरी मिल गई। कहानी सुनाकर कितिन बाबू बोले, वह भी क्या जमाने थे। मित्र पत्नी ने कहा, आप उन दिनों होते तो क्या बात होती। कितिंदा ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं होता तो राजा को 2 नौकर थोड़े ही रखने पड़ते। मित्र पत्नी ने मेरी ओर उन्मुख होकर कहा, कितिन बाबू गाते भी बहुत सुंदर हैं। कितिंदा फिर हंसे, बोले, हाँ, संगीत विलासों की नौकरी भी मैं ही कर लेता ना। 4 बजे भोजन तैयार हुआ। हम 8-10 आदमियों ने खाया। मेरे लिए स्मरणीय स्वादों में भोजन का स्वाद प्रधान नहीं है, फिर भी उस भोजन की याद अभी बनी है। तब लगातार 2-4 दिन उनसे भेंट होती रही, पर उसके बाद मैंने कितिन बाबू को एक बार और देखा, एक लंबी अवधि के बाद, और अब की बार उनकी दूसरी टांग भी मूल से गायब थी। दोनों हाथ नहीं, दोनों टांगे नहीं, एक आंख नहीं, टॉन्सिल, अपेंडिक्स वगैरह तो जैसे वे कहते रूंगे में चढ़ा दी जा सकती हैं। केवल एक स्थाणु बैठक में गद्देदार मूडे पर बैठा था। घर तक वे एक विशेष पहिएदार कुर्सी में लाए गए थे, लेकिन वह कुर्सी कमरे में ले जाने में उन्हें आपत्ति थी, क्योंकि वह अपाहिजों की कुर्सी है। कुर्सी से उठाकर उन्हें भीतर ला बिठाया गया था और यहाँ वे बिल्कुल सहज भाव से बैठे थे, मानो किसी सप्रभाविष्ट चतुर्मूर्तिकार ने पत्थर से मस्तक और कंधे तो पूरे गढ़ दिए हों, बाकी स्तंभ अछूता छोड़ दिया गया हो। मैं जाकर चुपके से एक तरफ बैठ गया। वे कुछ बात कर रहे थे। उन्हें देखते हुए मुझे बचपन में
आत्मा के संबंध में की गई अपनी बहस से याद आ गई। आत्मा है तो शरीर में व्याप्त है या किसी एक अंग में रहती है। अगर सारे शरीर में तो कोई अंग कट जाने पर क्या होता है। अपनी थ्योरी याद आ गई जिसमें एक पहेली को हल कर दिया गया था कि जब कोई अंग कटता है तो उसमें से आत्मा सिमटकर बाकी शरीर में आ जाती है, पंगु नहीं होती। ये थ्योरी कहाँ तक मान्य है इस बहस में तो वैज्ञानिक पड़े, पर उनको देखते हुए उनके बारे में जरूर इसकी सच्चाई मानो ज्वलंत होकर सामने आ जाती थी। उनकी आत्मा न केवल पंगु नहीं थी वरन शरीर के अवयव जितने कम होते जाते थे उनमें आत्मा की कांति मानो बढ़ती जाती थी। मानो व्यर्थ से सिमिट आत्मा बचे हुए शरीर में और घनी पुंजित होती जाती, सारे शरीर में भी नहीं। एक अकेली आंख में प्रेतात्माओं से भरे हुए विशाल शून्य में निष्कंप दीप्ते हुए एक आकाशदीप के समान। तभी खितिन बाबू ने मुझे देखा, छूटते ही बोले छिलाम बेचे थाकते वेश्यू खिचू लागे ना। मैंने कहा था बच रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए और हंस दिए। इसके बाद मैंने फिर खितिन बाबू को नहीं देखा। कहानी की पूर्णता के लिए एक बार और देखना चाहिए था, पर मैं कहानी नहीं सुना रहा, सच्ची बात सुना रहा हूँ, तो मैंने उन्हें फिर नहीं देखा। लेकिन सुनने वाले की कमी में कहानी नहीं रुकती। देखने वाला न होने से जीवन नाटक बंद नहीं हो जाता। मैं भी सुनकर ही जाना। खितिन बाबू की कहानी अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंचकर ही पूरी हुई। टहलने ले जाते समय उनकी पहिएदार कुर्सी एक मोटर ठेले से टकरा गई थी। वे नीचे आ गए और गाड़ी का पहिया उनके कंधे के ऊपर से चला गया। बांह का जो ठूठ बचा हुआ था उसे भी चूर करता हुआ वे अस्पताल ले जाए गए। बांह अलग की गई और कंधे की पट्टी हुई। ऑपरेशन के बाद उन्हें होश रहा। उन्होंने पूछा कि कंधा है या नहीं। फिर कहा, जाना गीला एटा छड़ावा चले। मालूम हो गया है कि इसके बिना भी चल सकता है, लेकिन अब की बार वे चलना अधिक देर तक नहीं हुआ। अस्पताल से वे नहीं निकले। शरीर में विष फैल गया था और भोरे में अनजाने में उनकी मृत्यु हो गई। खितिन बाबू एक साधारण कलक, साधारण दुर्घटना, मृत्यु हो गई। लेकिन क्या सचमुच? अब भी उन्हें देख सकता हूँ। कभी लगता है कि जिसे देखता हूँ वह केवल अंगहीन ही नहीं, मानो अशरीरी है। केवल एक दीप्त अंगों से क्या, अवयवों से क्या। जाना गैलो एटा छड़ावा चले, इस सब के बिना काम चल सकता है। केवल दीप्ति, केवल संकल्प शक्ति, रोटी कपड़ा आसरा हम चिल्लाते हैं, ये सब जरूरी है। निसंदेह जीवन के एक स्तर पर ये सब निहायत जरूरी है, लेकिन मानव जीवन की मौलिक प्रतिज्ञा ये नहीं, वह है केवल मानव का अदम्य अटूट संकल्प। ये कहानी दिल्ली अगस्त 1957 की।